भारतीय संविधान में भी किया गया है समानता का। कहां पर किया गया है? कहां पर लिखा है? मौलिक अधिकार में। कितने मौलिक अधिकार हैं? कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसको संविधान के भाग 3 में समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, और पूरा वर्णन अनुच्छेद 12 से शुरू हुआ 35 तक गया है। तो नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जब समता की हम बात करते हैं तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या चीजें लिखी गई हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द उल्लेखित है। और कहां पर है? जब हम पूरा शुरू से देखते हैं, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, करने के लिए नहीं। अब कौन कराएंगे प्राप्त? ये हम भारत के लोग। अब किसको कराएंगे? भारत के लोगों को। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी बातें भारतीय संविधान में उद्धृत हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अपनी विद्यालय में जब हम समता की बात करते हैं कि समता कैसे प्रदान करें, तो प्रमुख बात यह है कि निष्पक्षता से तात्पर्य है। और निष्पक्षता तब होगी, फेयर इज नॉट एवरीवन इज गेटिंग सेम थिंग। इसको हम निष्पक्षता नहीं कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को हम सेम थिंग जो है प्रोवाइड करा दी है। तब फेयर क्या होगा, निष्पक्षता क्या होगी? फेयर इज एवरीवन इज गेटिंग व्हाट दे नीड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। सफल होने के लिए प्राथमिकता के तौर पर उसे क्या आवश्यकता है, उस संसाधन की पूर्ति करना उस व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता कही जाएगी, समता कही जाएगी। समता की बात जब हम करेंगे अपने विद्यालय में लिंग, जाति, धर्म, वेश, भूषा, गरीबी, अमीरी, ऊंचा, नीचा, प्रतिष्ठा वाला हो व्यक्ति चाहे न हो, गोरा हो चाहे काला हो, रंग के आधार पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव यदि विद्यार्थियों में नहीं रखते हैं, सभी विद्यार्थियों में अपनत्व की भावना के आधार पर हम एक मानते हैं, अपना मानते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो ये हमारी समता है। शिक्षण में जैसे हम एक ही विधि से सभी विद्यार्थियों को समझा दिए, एक हमारी मेथोडोलॉजी थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी स्लो लर्नर जो हैं, धीमी गति से सीखने वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए हमने क्या किया? फिर एक्स्ट्रा क्लास, रिमीडियल क्लासेस, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, अतिरिक्त कक्षाएं जो संचालित करते हैं, ये समता का उदाहरण है। यदि किसी विद्यार्थी के पास किसी संसाधन का अभाव है, उसके पास नहीं है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हम दे दें, अथवा यह प्रयास करें कि उसकी वजह से उसके मन में हीनता की भावना नहीं आ रही है। बच्चे को यह नहीं लग रहा है कि हमारे पास ये चीज नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो ये समानता तो है,
इसमें समानता भी और समता भी है। अब दोनों कैसे है? समानता तो यह है कि सभी को हमने मोटिवेश प्रदान किया, सभी को यूनिफॉर्म दिया। कि कोई बच्चा अमीर है तो उसको क्यों दिया, पहले बताइए। छात्रवृत्ति तो सभी को नहीं देते हैं, साइकिल सभी बच्चे को नहीं देते हैं, यूनिफॉर्म हमने सभी को क्यों दिया? अगर सभी को ना देते तब तो समता होती, यदि आवश्यकता पर देते। लेकिन एक बच्चा बहुत धनी है तो उसको भी हमने दिया। इसके पीछे तर्क यह है, रीजन यह है कि हमने सभी को दिया तो समानता, सभी बच्चों को। समता इस तरह से हो रही है कि मान लीजिए कि जो बच्चा धनी परिवार का है तो प्रतिदिन नए नए कपड़े पहन करके आएगा, रंग बिरंगे पहनेगा, महंगे कपड़े पहनेगा। तो दूसरा बच्चा जिसको हमने स्कूल से प्रोवाइड किया है तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होगी, यार हमारा भी जो है, तो हमारे गार्जियंस जो है, हमारे अभिभावक बहुत धनी होते तो हम भी रोज रोज नए नए कपड़े पहनते। पढ़ाई तो एक तरफ है, यहां पर मानसिकता की बात हो रही है। अब स्कूल में सबको वही यूनिफॉर्म प्रोवाइड करके हमने नियम बनाया कि सबको यही कपड़े पहन करके आना है, इसी रंग के कपड़े पहन करके आना है, यही कलर होना चाहिए और इसी तरह का होना चाहिए। हाफ शर्ट है तो हाफ शर्ट, फुल शर्ट है तो फुल शर्ट, कलर भी यही होगा, रंग बिरंगे नहीं होंगे। इसमें समता की भावना आती है। अब हीन भावना को कैसे दूर करेंगे? बहुत से उदाहरण है। एक स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी तो मोहन, एक लड़का था, उसके पास जूते नहीं थे। तो सोहन जूता पहनते हुए कहता है कि तुम भी भाग लोगे क्या? अरे तुम क्या लोगे, तुम्हारे पास तो जूता ही नहीं है। शिक्षक ये बात सुन लिए। अब शिक्षक समता कैसे लाए स्कूल में? क्या किए? क्या किए होंगे? जैसे बोलिए। अब देखिए, यदि जूते लाने की बात जब होगी तो कहीं आसपास तो दुकान है नहीं कि तत्काल हम जूता उसको प्रोवाइड करा दें। शिक्षक ने घोषणा किया कि आज की जो प्रतियोगिता होगी नंगे पांव होगी, कोई जूता नहीं पहनेगा। और उस प्रतियोगिता में जब बच्चे भाग लिए तो जो मोहन नाम का लड़का अभी डिप्रेशन में था, हीन भावना में था, तनाव में था, अपने को अपमानित महसूस कर रहा था, छोटा मालूम उसको पड़ रहा था, वो बच्चा उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, लाता है। हम स्कूल में जैसे एमडीएम होता है, ये कोई बच्चे के घर खाना बन जाता है, भरपेट खा के आता है, कुछ ऐसे बच्चे आते हैं भोजन बनता ही नहीं है, उसी के मत्थे रहते हैं। ये तो उसके हिस्से की रोटी उसे प्रोवाइड करा दें, ये अपनी देख रेख में, हमारे संज्ञान में बात हो। क्योंकि एक शिक्षक को माना जाता है कि प्रत्येक बच्चे की जो सामाजिक, आर्थिक, उसकी पारिवारिक की वस्तुतः स्थिति है वो भी जानकारी हमें होनी चाहिए। कितना पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, कितना जानता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता क्या करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके घर में कितने लोग बीमार रहते हैं कि स्वस्थ रहते हैं, ये सब पूरा अध्ययन होना भी उसके परिवेश का एक शिक्षक का दायित्व बनता है। जब हम उसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे तो हमारी भावना और अच्छी रहती है पढ़ाने में, हम उसको और अच्छा पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति परिस्थिति में हमारा भी नजरिया चेंज रहेगा, करुणा का भाव रहेगा उसके प्रति। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की मां नहीं है और वो बच्चा हमारे स्कूल पढ़ने आता है, उसके पिताजी कहीं दिव्यांग हैं, घर की स्थिति अच्छी नहीं है। अब जब हम पूरी स्थितियों को जानते हैं और बच्चा हमारे सामने बैठा है, पढ़ रहा है, तो कहीं ये धीमी गति से भी सीखने वाला बच्चा है तो हमारा स्नेह उसका ज्यादा रहेगा उसके प्रति, और उसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। समता की भावना लाने के लिए हम क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट में रोटेशन लाते हैं। राम श्याम मोहित ही क्यों आगे रोज बैठेगा, सभी बच्चों को बैठना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि एक दिन तो अटेंडेंस के अनुसार हम बैठा दिए, रोल नंबर के आधार पर 1 2 3 4, फिर उसको रोटेट कर दिए कि पीछे वाला सबसे आगे बैठेगा, फिर ये वाला पीछे वाली सीट में जाएगा, पीछे वाली सीट में जाएगा। इससे क्या हो रहा है, सभी बच्चों को अवसर मिल रहा है। हम कभी प्रतियोगी परीक्षाएं भी कराएं, क्लास में कंपटीशन करवाएं, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न उन बच्चों के लिए आयोजित करा लें, अलग से प्रश्न पत्र बना लें। प्रत्येक बच्चों के लिए अलग ही प्रश्न पत्र बना करके परीक्षा ले सकते हैं उसके अनुसार।
जैसे मान लीजिए कि हमने दक्षता की परीक्षा आयोजित की जाती है, दक्षता की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, हम कुछ पाठ्यक्रम भी पढ़ा रहे हैं और कुछ दक्षता आधारित भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मासिक टेस्ट लिए तो सभी के लिए एक प्रकार का प्रश्न पत्र बना दिए, तो कहां समता रह गई? जो बच्चे को हमने महीने भर जो सिखाया उसी की परीक्षा हम लेंगे, तब ये समता है। समता में उसकी स्थिति के अनुसार उसे अलग से समय प्रदान किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी देखिए बोर्ड परीक्षा में भी आयोजित होता है, जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए पुनः परीक्षा देने का प्रावधान बना दिया गया, अतिरिक्त समय दिया जा रहा है कि फिर से सभी विषयों की परीक्षा दे सकते हैं, 2-3 महीने और पढ़ने का समय मिल गया उन्हें। तो छात्रवृत्ति प्रदान करना, गणवेश प्रदान करना, साइकिल प्रदान करना, एमडीएम का भोजन है। अब स्कूल में शिक्षक भी समता के आधार पर एक भावना रखें, कैसे हो सकता है? हम भी कभी अपने टिफिन को खोल करके बच्चों को हम बुलाएं कि आओ आज हमारे साथ साझा करो, या आज जो भी टिफिन लाया है सब लोग एक टेबल पर रखो और सब लोग बांट करके खाएंगे एक दूसरे का भोजन। अगर कोई लाते हैं टिफिन भी, कोई बच्चा लाता है स्कूल में अलग से, तो ये भावना उनके अंदर हम जगाने के लिए, लाने के लिए बहुत से ऐसे प्रयास हैं, और ये जब पूरे प्रयास करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है साथियों ये कि हम समता और समानता को जो इस मॉड्यूल में पूरी तरह से समझ चुके हैं कि समता तभी होगी जब किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी क्या गलती है? सबका आईक्यू समान नहीं होता है, किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है। अब एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी बनती है स्कूल में कि उस बच्चे को कम से कम तो आधारभूत दक्षता प्राप्त ही हो जाए, ये सभी बच्चों को प्राप्त हो जाए। फिर हमारा लक्ष्य होता है कक्षानुरूप दक्षता लाना। तो कक्षानुरूप दक्षता के लिए उसे हम विषयवार जो हमारा पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार। अब विशेष ध्यान देने वाली बात है, इसको भी हम अच्छी तरह से समझ लें। समता में केवल वही नहीं कहा जा रहा है कि जो बच्चे हमारे बहुत कमजोर हैं उन्हीं पर ध्यान देना है। यदि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसको बहुत अच्छा पढ़ना आता है, उसकी रुचि गणित में बहुत अच्छी है, विज्ञान में बहुत अच्छी है, तो उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी दक्षता को देख करके, उसकी रुचि के अनुसार यदि हम उसकी भी क्षमता को नहीं बढ़ाते, हमारा योगदान नहीं रहता है, तो भी समता नहीं होगी। मतलब जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है उसको बहुत अच्छा पढ़ाना है, कहने का तात्पर्य है। यदि किसी विशेष रुचि है किसी क्षेत्र में, तो उस रुचि को हमको जागृत करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है, तो उसे प्रोत्साहित करना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो उसके साथ और विषय पढ़ो, लेकिन संगीत में तुम अपना भविष्य बनाओ, करियर बनाओ। कोई बच्चा खेलता बहुत अच्छा, खेल में आगे जाए, हिंदी में बहुत अच्छा है तो हिंदी में आगे जाए। ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हम जानते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में उनकी योग्यता थी, लेकिन किसी क्षेत्र में उनकी योग्यता अच्छी नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद्र को हम हिंदी कहानी में उपन्यास सम्राट बोलते हैं, लेकिन गणित बहुत कमजोर थी उनकी। लेकिन हिंदी में इतना आगे बढ़ते हैं कि एक रेखा खींच दी जाती है कि रेखा के इस पार का जो पूरा समय है प्रेमचंद्र युग कहा जा रहा है। रामानुजन की गणित बहुत अच्छी थी, लेकिन सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाते थे। प्रोफेसर हार्डी उनके प्रमेय को जब देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि इतना विद्वान व्यक्ति है, जो कि जंगलों में जाकर के कोयले से और लकड़ियों के सहारे जमीन में जो है तो प्रमेय को सिद्ध करते थे, इतने गरीब भी थे। तो कहां कहा गया कि मतलब अगर कोई विषय उनकी कमजोर है तो बहुत अच्छे नहीं है। सचिन तेंदुलकर की शिक्षा बहुत अच्छी 10वीं में नहीं थी, असफल भी हो गए थे, लेकिन रामचंद्र अग्रेचर ने उनके रुचि को पहचाना तो अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़े कि भारत रत्न तक पहुंचे। हमारे भारत के रत्न हैं, उन्हें प्रदान किया गया। यदि उनको कहा जाता कि तुमसे कुछ भी नहीं आता है तो डिप्रेशन हो जाता, कुछ भी न कर पाते। तो ये भी समता के अंतर्गत है कि कोई बहुत अच्छा है, मतलब किसी भी बच्चे के उत्साह को जागृत करना भी समता है।
अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने जीवन में असफल हुए हैं। आपको मालूम होगा कि बहुत गरीब थे, गरीब परिवार के, तो एक बार पैसा लेकर के अपने वाहन से और एनडीए की परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। तो सफल नहीं होने से बहुत डिप्रेशन आ गया था उनको। उनके मन में आ रहा था कि लौटने के लिए किराया भी, पैसा भी वापस नहीं था, और सोचते थे परिवार में जाकर के क्या मैं बताऊंगा। तो एक नदी के किनारे टहल रहे थे, बहुत बेचैन थे, और वो स्वयं बताते हैं कि इतनी बेचैनी थी कि मतलब अपने जीवन को समाप्त भी करना चाह रहे थे, उनके मन में चल रहा था। लेकिन एक स्वामी जी की नजर पड़ती है और उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो। अपने आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम में ले जाकर के पूरी बातें सुनते हैं और उनको एक वाक्य बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना जीवन में उत्तीर्ण होना नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत परीक्षाएं दो, तुम्हारा जो है तो भविष्य में बहुत बड़े आदमी बनोगे। अब फिर आप देखिए कि वही एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी के नाव में बैठ करके फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं। उनके पिताजी नाविक थे, नाव में बैठे वो भी रहते थे, जब तक नाविक दूसरी तरफ जाकर के मंदिर मस्जिदों में तीर्थ यात्रा में दर्शन करते थे, तो फिजिक्स की किताब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कलाम, बिखरे जुल्फे वाले कलाम को हम सलाम करते हैं, अपने देश का राष्ट्रपति बना देते हैं, भारत रत्न प्रदान करते हैं, महापुरुष माना जाता है। यदि उनमें बेचैनी होती और उसी बेचैनी से रुक जाते तो जीवन में कुछ भी ना हो पाता। तो प्रत्येक बच्चे को समता के आधार पर उसे मोटिवेट करना है। यदि किसी संसाधन के अभाव में, किसी परेशानी के कारण उसके मन में, मतलब ये सारता है, ये आ चुके हैं कि हीनता की भावना से भी उबारना समता है। वह अपने को बड़ा माने, वह माने कि हमारी बुद्धि बड़ी है, ईश्वर ने हमको अद्वितीय बनाया है। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज यूनिक क्वालिटी, और उस यूनिक क्वालिटी को पहचानना एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। बच्चा तो अभी छोटा है, लेकिन उसके टैलेंट को पहचान करके आगे बढ़ाना। हमारे स्कूल में बहुत से समता समूह हैं, उसके अंतर्गत कास्ट के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरीज होती हैं। फिर हम देखें कुछ घुमंतु जो लोग होते हैं उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिव्यांग होते हैं, उनके घर में बहुत परेशानी होती है, कुछ तनाव युक्त बच्चे भी पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा रहता है, बहुत अच्छा नहीं पढ़ता है, लेकिन उसके घर की स्थिति है कि उसके माता पिता नशा करके जो है तो रात में झगड़ा करते हैं। अब बच्चा कैसे पढ़ाई करे? अब जब हमें ये स्थिति मालूम है तो उसको स्कूल में उससे हम उस तरह से व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे। हम भी ऐसी भाषा बोलेंगे उसको कि उसे लगे कि शिक्षक हमको अपमानित नहीं कर रहे हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं आता है, उसकी स्थितियों में न जाएं। जब उसकी स्थितियों के साथ हम बात करेंगे उससे, तो उसको लगेगा कि शिक्षक हमको अपना मान रहे हैं। और जब ये अपनापन की भावना आ जाएगी छात्रों और शिक्षकों के बीच में, ये समता है। हमको भी लगने लगे कि हमारा विद्यार्थी, हमारा छात्र अपना है, वो कैसा भी हो। अपनत्व की परिभाषा में आपको बता रहा हूं कि जैसे हमारे एक माता पिता है, उनकी 3 संतानें हैं। तो एक तो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने में तेज है, एक मिडिल क्लास का है जो हृष्ट पुष्ट है लेकिन कम पढ़ता है, लेकिन एक पूर्णतः दिव्यांग है। तो माता क्या करती है? तीनों बच्चों को समान पालन पोषण करती है, जबकि स्वार्थ की पूर्ति केवल बड़ा वाला करेगा। वो कमाई करेगा, नौकरी करेगा, वो घर में पैसा लाएगा। और एक ऐसा दिव्यांग है कि जो पूरा जीवन जो है तो बिस्तर पर व्यतीत होगा, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं। क्यों? अपना है। क्यों करते हैं? अपनी विद्यालय, अपने बच्चे का भाव आ जाना समता है। ये विद्यालय हमारी है, इस विद्यालय में जितने बच्चे दर्ज होते हैं अपने हैं, ये गांव हमारा है, ये समुदाय हमारा है, ये अभिभावक हमारे हैं। जब ये पूरे भाव समाहित होंगे अंदर, इसको बोलते हैं समता, समता की भावना जागृत होना।